नाज़रीन, लेबनान जंग के हवाले से बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, जिसमें अमेरिका ने बराह रास्त लेबनान को तोड़ने की धमकी लगाई है, लेबनान को कोलैप्स करने की धमकी लगाई है। ये अब तक की सबसे कह लें कि खतरनाक धमकी है जो लगाई गई है, जो किसी मुल्क को, खासकर लेबनान को, जो कि इतना ज्यादा उसकी जो गवर्नमेंट है वो अमेरिकी जो भी ऑर्डर है उसके मुताबिक काम कर रही है, उसको बराह रास्त बतौर लेबनान, बतौर कंट्री, उसको जो है वो धमकी लगाई गई है कि इसके जो है वो इसको पार्ट्स में और ये कोलैप्स हो जाएगा बतौर कंट्री। तो ये मिडिल ईस्ट के अंदर इस अंदाज में एक नया फ्रंट खुल गया है कि अब अमेरिका ने बराह रास्त लेबनान को ये धमकी लगा दी। और ये बहुत ही अजीब है कि किसी मुल्क, और खासकर जो आपका इत्तेहादी हो, उसको इस तरह से धमकी लगाना, उसकी गवर्नमेंट आपकी इत्तेहादी है। और दूसरी तरफ फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने स्नाइपर ऑपरेशंस किए हैं और इजरायली जो टैंक कमांडर है उसको कामयाबी के साथ निशाना बनाया है। और तिजारती जंग जो है वो अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। वो जिसके अंदर पॉज आया था, वो तिजारती जंग जिसके बारे में तमाम अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने ट्रंप को वार्न किया, वो तिजारती जंग जिसके बारे में तमाम दुनिया के इकोनॉमिस्ट ने वार्न किया कि ये बहुत ही खतरनाक साबित होगी आलमी इकोनॉमी के लिए, और इससे फिर जियोपॉलिटिकल जो लैंडस्केप है वो तश्कील पाएगा, अलायंसेस इससे तश्कील पाएंगे। ये बहुत सारी जंगों को जन्म दे सकता है, ये बहुत सारी गवर्नमेंट के कोलैप्स की वजह बन सकता है, ये दुनिया में खतरनाक तरीन बहरान पैदा कर सकता है 21st सेंचुरी का। लेकिन बहरहाल ट्रंप ने पॉज के बाद अब दोबारा से उस तिजारती जंग का आगाज कर दिया है और दुनिया के मार्केट जो है वो इस वक्त हिल चुकी हैं और बहुत सारे मालिक हिल चुके हैं। ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन के ऊपर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। सबसे बड़ा इत्तेहादी अमेरिका का वो यूरोपीय यूनियन है, तो ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन के ऊपर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है, मैक्सिको के ऊपर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है, कनाडा के ऊपर उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिए हैं, और जापान और साउथ कोरिया के ऊपर उन्होंने अनाउंस कर दिए हैं, और ऑस्ट्रेलिया है, बाकी मालिक हैं। तो कोई इत्तेहादी अमेरिका का बचा नहीं है कि जिसके ऊपर जो है वो टैरिफ ना लगे हो। तो ये इत्तेहादी जो है वो इस वक्त मुश्किल तरीन पोजीशन में आ गए हैं, जब एक तरफ चीन के ऊपर जो है वो जंग के हवाले से इनसे प्लेज लिया जा रहा है और इनको तैयार किया जा रहा है कि चीन के ऊपर हमला करें, दूसरी तरफ अमेरिका ने उन्हीं की इकॉनमीज को हिट कर दिया और उनकी इकॉनमीज जाहिर है सर्वाइव नहीं कर सकती। अब उन्होंने चाइना से बात करनी है, बाकी मुल्कों से बात करनी है। तो ये अजीबोगरीब डॉक्ट्राइन है जो खुद अमेरिकन को भी समझ नहीं आ रही, जिसको ट्रंप लेकर आगे बढ़ रहा है, और खुद ट्रंप इंतजामिया में इस हवाले से इख्तलाफात मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल ट्रंप तो ट्रंप है। इसके साथ जो नॉर्थ कोरिया की जंग है उसके शदीद तरीन खतरात पैदा हो गए हैं, और ये हम नहीं कह रहे, ये खुद रशिया और नॉर्थ कोरिया से ये बात सामने आ रही है। और जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक और खतरनाक बात की है। उन्होंने कहा है कि नेटो एशिया में आ रहा है, और उन्होंने वार्न किया है, खबरदार किया है नेटो को कि इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। और एशिया में नॉर्थ कोरिया और रशिया एशिया पैसिफिक के अंदर नेटो को कन्फ्रंट करने के लिए तैयार हैं, और ईरान ऑलरेडी ये कह चुका है कि हमारे ऊपर जो हमला हुआ उसमें नेटो की जो शमूलियत है और नेटो की सपोर्ट शामिल है। तो एशिया पैसिफिक के अंदर नेटो आ रहा है, ये एशिया के लिए अच्छी खबर नहीं है। और खासकर जो आसियान के कंट्रीज हैं, यानी साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, ये सारे जो कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, 10 ममालिक शामिल हैं। तो सर्जेई लैवरोव ने कहा है कि नेटो अपनी जो पहली एंट्री करने जा रहा है एशिया में, वो आसियान कंट्रीज में करने जा रहा है, और उसका बुनियादी मकसद यह है कि वो कंटेन कर सके चाइना को। एक प्रोजेक्ट ये भी चल रहा था जो बाइडेन दौर के अंदर आखिरी समिट हुआ था, उसमें कि नेटो का ऑफिस जो है वो जॉर्डन के अंदर खोला जाएगा। ये प्रोजेक्ट उस वक्त चल रहा था, अब वो अभी चल रहा है या नहीं चल रहा, लेकिन रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि आसियान कंट्रीज के अंदर आ रहा है। और आसियान कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है शिपिंग लेन्स के हवाले से, मिनरल्स के हवाले से, हर हवाले से उनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। और अगर चाइना ने बाकी दुनिया के साथ कनेक्ट करना है तो उनका रूट भी आसियान से होकर गुजरता है। वो साउथ चाइना सी से अगर बहरा अरब में आने चाहते हैं और यूरोप की तरफ, बाकी दुनिया की तरफ, तो वो आसियान के मुल्कों ही, उनके जो शिपिंग वेज हैं वहां से होकर ही गुजरेंगे। तो नेटो वहां पर आ रहा है। तो ये तमाम जो हमें जंगें हैं वो बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं, और ऊपर से जो तिजारती जंग है वो नई जंगें छेड़ने जा रही है, बहुत सारी गवर्नमेंट्स को हिट करने जा रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन होगी, बहुत सारी इकोनॉमी डैमेज होगी। तो इकोनॉमी डैमेज होगी तो जाहिर है कि उस मुल्क के अंदर बहुत सारी गवर्नमेंट्स ऐसी होती हैं कि जो अनस्टेबल होती हैं पहले ही, ठीक है ना। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो वो गवर्नमेंट्स जाहिर है कि गिर जाएंगी, और कहीं पर यह है कि नई जंगें छिड़ जाएंगी, और जो रिसोर्सेज की जंग है वो और ज्यादा तेज होगी।
तो ये तिजारती जंग को सिर्फ इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखिए, इसको जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, और इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि अमेरिका जो है वो चाइना के खिलाफ सबको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, और सबको ये कह रहा है कि अगर जो जो अमेरिका के साथ आ जाएगा उससे टैरिफ हट जाएंगे या उसको रिलीफ दे दिया जाएगा, अगर वो ये प्लेज कर दे कि वो चाइना के खिलाफ जो है वो अमेरिका के साथ होगा। तो ये आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस वाला जो जुमला है वो बहरहाल अमेरिका की जानिब से अब तमाम मुल्कों को कहा जा रहा है। आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस वाला मामला जो है वो शुरू हो चुका है। अच्छा, लेबनान से जो डेवलपमेंट्स हैं और वो इतनी संगीन है, एक तो ये हम देख रहे हैं पिछले कई महीनों से जब से सीजफायर हुआ है कि एक प्रेशर है लेबनीज गवर्नमेंट के ऊपर। पहले अपनी मर्जी की गवर्नमेंट लाने की कोशिश की गई और फिर उसके ऊपर प्रेशर है कि वो हिजबुल्लाह से सरेंडर करवाए। अब हिजबुल्लाह भाई ऐसे में सरेंडर कैसे करे अमेरिका और इजराइल के कहने पर, और जब इजराइल मुसलसल बमबारी कर रहा है तो वो एक फुलिश सी बात है। तो ये ऐसा ही मुतालबा है जैसे ईरान से मुतालबा किया गया था अनकंडीशनल सरेंडर, तो हिजबुल्लाह से भी और लेबनान से यही मुतालबा है। भाई हिजबुल्लाह को बाहर की ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, वो तो लेबनीज की एक रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन है जो पैदा ही उस वक्त हुई थी जब इजराइल वहां पर कब्जा कर चुका था। तो सरेंडर मांगा जा रहा है बेसिकली लेबनान से, तो वो काफी महीनों से एक मसला चल रहा है, लेकिन हमने आपको बताया था कि अब ये बड़े डिसाइडिंग पॉइंट के ऊपर पहुंच रहा है कि कुछ ना कुछ अब इसमें से असल बात जब वो निकल कर सामने आएगी। तो जो अमेरिकी इन्वॉय हैं उन्होंने इंटरव्यू में यानी खुलकर जो है कहा है कि अगर लेबनान ने हिजबुल्लाह को डिसार्म नहीं किया तो फिर लेबनान फारिग है, बतौर कंट्री लेबनान जो है वो फारिग है और ये कोलैप्स कर जाएगा। ये सबसे संगीन तरीन बात है किसी मुल्क को इस तरह की जो है वो धमकी लगाना। डिसार्म और कोलैप्स, यूएस इशू अल्टीमेटम टू लेबनान, यानी इससे ज्यादा बस यही है कि आप उस मुल्क पर जाकर हमला कर दें। इसके अगली स्टेज वही है, और क्या है, आप एक मुल्क को कह रहे हैं अल्टीमेटम। भाई कौन सा अल्टीमेटम? जब लेबनान की गवर्नमेंट ने अमेरिका को कहा, इसी यूएस इन्वॉय को, कि इजराइल तो रोजाना हमारे ऊपर बमबारी कर रहा है, तो अमेरिका कहता है कि उसके हम जिम्मेदार नहीं है, जो इजरायली वायलेशन कर रहा है उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। अब लेबनान को जब वो अल्टीमेटम दे रहा है और कह रहा है कोलैप्स कर जाएगा लेबनान, बतौर कंट्री ये टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। कोलैप्स यही होता है ना कि आपका पूरा कंट्री ही जाएगा। तो आप अंदाजा करें किसी मुल्क के बारे में इस तरह से धमकी लगाना। स्टार यूएस इन्वॉय जो है वो उसने थ्रेट्स जारी किए हैं लेबनान को, और उसने कहा कि हम तो इसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर ये डिसार्म करेगा रेजिस्टेंस को फिर ये मदद होगी। जिसको एक्सपर्ट्स ने कहा है और एनालिस्ट ने कहा है कि ब्लैटेंट फॉरेन मेडलिंग इन लेबनान सोवरेनिटी, ये बराह रास्त जो है वो लेबनान के अफेयर्स के अंदर टांग अड़ाने वाली, और उसको जैसे अमेरिका मुदाखलत करता है ये वो वाली सीरीज ऑफ पॉइंटेड थ्रेट जो वो यूएस इन्वॉय ने जारी किए हैं, डिक्लेयरिंग दैट कंट्री फेस एग्जिस्टेंशियल रिस्क। मैंने कहा कि अगली बात यह है कि अमेरिका अब लेबनान के ऊपर हमला कर दे, बस यही है, इससे पीछे को बचा नहीं है। आप डिफरेंट आप कहते हैं सैंक्शन लग जाएंगी, वो पूरे मुल्क को कह रहे हैं एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के अंदर, यानी लेबनान बतौर कंट्री ही कोलैप्स कर जाएगा। किसी मुल्क के लिए इससे कोई आखिरी दर्जे की बात हो सकती है, और ये यूएस इन्वॉय बात कर रहा है और ओपनली आकर बात कर रहा है। कोई ये नहीं कि किसी सोर्स से बात हो रही है, वो खुलकर ये ओपनली बात कर रहा है कि ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के अंदर है, और थ्रेट क्या है कि हिजबुल्लाह को डिसार्म करे। अब आप जरा अंदाजा करें, क्या ये पॉसिबल है कि हिजबुल्लाह डिसार्म हो जाए इस सूरत हाल में जब इजराइल मुसलसल बॉम्बिंग कर रहा है, जंग जारी, और अभी पता नहीं गजा का क्या बनेगा, ईरान जंग का क्या बनेगा, इजराइल के असली मकासद क्या हैं, वो तो दजला फरात तक अपनी सरहदें लेकर जाना चाहते हो। ऐसे में आप कह रहे हैं कि वो डिसार्म हो जाए। तो असल में जो लेबनान के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि हम कोई नॉर्मलाइजेशन इजराइल के साथ फिलहाल करने का इरादा नहीं रखते हैं। तो अब ये कह रहे हैं फेस एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स इंक्लूडिंग द कोलैप्स और फॉरेन डोमिनेशन, तुम्हारे ऊपर कोई और बैरूनी ताकत आकर तुम्हारा कंट्रोल संभाल लेगी, ये लेबनान को कहा जा रहा है। इफ इट डज नॉट फुली डिसार्म द इस्लामिक रेजिस्टेंस इन लेबनान, यानी कि हिजबुल्लाह को अगर मुकम्मल डिसार्म ना किया, और अगली बात उससे भी ज्यादा खौफनाक है, वो ये है कि उसने कहा है इट्स गोइंग टू बी द बिलादल शाम अगेन। अब बिलादल शाम जो है ये लफ्ज इस्तेमाल होता है ग्रेटर सीरिया के लिए। एक पुराना डिस्प्यूट मौजूद है जो कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई वो मामला छिड़ने जा रहा है, लेकिन एक पुरानी बात मौजूद है। तो अमेरिका और इजराइल यही करते हैं ना कि इस तरह की चीजों को फिर हवा देते हैं। तो बिलादल शाम जो है वो ग्रेटर सीरिया है,
और ग्रेटर सीरिया में क्या है कि सीरिया ये कहता है कि लेबनान हमारा ही हिस्सा है, ठीक है ना, तो ये तो हमें मिलना चाहिए। एक पुराना क्लेम है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि सीरिया को हमला करने जा रहा है लेबनान के ऊपर। तो ये यहां से धमकी ये लगा रहा है कि अल-शरा जो है वो लेबनान के ऊपर हमला कर देगा अगर इन्होंने ये ना किया। बिलाद शाम होने जा रहा है। इन्वोकिंग द हिस्टोरिक नेम ऑफ ग्रेटर सीरिया, एडिंग दैट सीरियंस से लेबनान इज आवर बीच रिजॉर्ट, सो वी नीड टू मूव। तो सीरिया का तो लेजिटिमेट जो इलाका है वो तो गोलान हाइट्स है, तो अल-शरा गोलान हाइट्स नहीं लेने जा रहा, लेकिन लेबनान लेने जा रहा है। और लेबनान लेने का क्या मतलब होगा? कितने मासूमों की जानें यहां पर जाएंगी, कितना, मतलब इसको हम क्या लफ्जों में बयान कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या है? लेबनान को लेने का मतलब क्या है कि शाम जब लेबनान के ऊपर हमला करे तो इसका मतलब क्या है? तो ये तो मतलब पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त सब देख रहे हैं कि ये अमेरिकी इन्वॉय क्या बात कर रहा है कि सीरिया को लेबनान से लड़वाने की बात हो रही है और लेबनान से कहा जा रहा है कि वो कोलैप्स कर जाएगा। और फिर उसने अगली जो बात की है, उसने कहा कि सऊदी अरेबिया और कतर इज प्रिपेयर टू सपोर्ट लेबनान फाइनेंशियली बट ओनली इफ बेरूत टू एग्री द स्वीपिंग डील दैट इंक्लूड हिजबुल्लाह फुल डिसआर्ममेंट। और उसने जो अगली बात की है, उसने कहा कि ना सिर्फ अमेरिका बल्कि कतर और सऊदी अरेबिया ये भी लेबनान की मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ उस सूरत में मदद करेंगे जब ये हिजबुल्लाह को डिसआर्म करेगी। यानी उसने ये कहा है कि जो ये अमेरिका की पोजीशन है, सऊदी अरेबिया और कतर की भी यही पोजीशन है। मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरेबिया और कतर चाहेंगे कि लेबनान इस वक्त डिस्टेबलाइज हो जाए या कोलैप्स कर जाए किसी तरीके से। तो ये वहां से इसका जवाब आना चाहिए, इसकी क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए कि वो इन ममालिक की जो पोजीशन है उसको अपनी पोजीशन के बराबर कर रहा है कि भाई उनकी भी यही पोजीशन है। यानी वो भी यही कह रहे हैं कि फिर शाम हमला कर देगा लेबनान पर, वो भी यही कह रहे हैं कि लेबनान कोलैप्स हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये ममालिक चाहते हैं कि सीरिया लेबनान जो डिस्टेबलाइज हो जाए, क्योंकि उसके असरात फिर आगे सब तक आने हैं। और अभी तो वो अब सीज फायर गजा में करवाना है और लेबनान की जंग का तो फिर मतलब क्या होगा। तो आप एक चीज नोट कर रहे हैं कि यहां पर तमाम ममालिक से सरेंडर ही मांगा जा रहा है। यानी ये कोई लेबनान के सामने कोई डील तो नहीं है, एक एग्रीमेंट तो नहीं है कि जो लॉजिकल और सेंसिबल कोई बात हो कि जो मनवाई जा सके। मुआहदे ऐसे ही होते हैं ना कि कुछ ले और कुछ देकर कोई बुनियादी बात आप ज्यादा मनवा लेते हैं, उनके पास कम एडवांटेज रह जाता है। आप सुपर पावर हैं, आपने ज्यादा मनवा लिया, लेकिन ये तो सरेंडर है ना, ये तो लेबनान से सरेंडर मांगा है। तो उनकी जो दुनिया है वो यही है, हर किसी को सरेंडर करना है। वो टैरिफ भी बेसिकली सरेंडर ही मांगा जा रहा है उनसे कि तुम्हारी इकॉनमी हिला देंगे और आओ हमारे साथ डील करो। तो इसलिए अब ये दुनिया ने सोचना है कि उन्होंने किस तरह से आगे बढ़ना है। क्या वो सरेंडर करते चले जाएंगे? अगर सरेंडर करते चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? क्या सरेंडर कोई ऑप्शन है, ठीक है, कि जिसको अवेल किया जाए, और वो भी इजराइल और अमेरिका के सामने सरेंडर, उसका मतलब क्या होगा? तो अगली बात यह है कि फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने कामयाब तरीन स्नाइपर अटैक्स किए हैं। वी सक्सीडेड इन स्नाइपिंग अ ज़ायनिस्ट सोल्जर इन खान यूनस। सबसे बड़ी लड़ाई जब वो खान यूनस में जारी है, और इसी तरह जो है वो उन्होंने एक टैंक कमांडर को भी निशाना बनाया है। कमांडर्स और ऑफिसर्स भी उनके मारे जा रहे हैं, एक टैंक कमांडर भी उनका निशाना बनाया। तो ये दो अभी ताजा तरीन वाकयात हुए हैं, और इजरायली मीडिया ये कह रहा है कि अगर ये जंग जारी रही तो फिर हमारा कोलैप्स जो है वो तय है। द अट्रिशन इन द फाइटिंग इन गाजा विल ग्रेजुअली क्रश अस अंटिल वी कोलैप्स। वॉर ऑफ अट्रिशन वो कह रहे हैं कि ये बन चुकी है, जिसमें हम आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, डैमेज होते चले जा रहे हैं, और अंटिल एंड क्या होगा कि हम मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर जाएंगे। अच्छा, वॉशिंगटन में क्या हुआ? नेतन्याहू वापस आ गया है। वीकेंड तो भी ऑलमोस्ट अब गुजर रहा है और कोई अनाउंसमेंट नहीं हो सकी, और मुकम्मल खामोशी छा गई है। स्टीव विटकॉफ या अमेरिका से कोई बात सामने नहीं है कि वाशिंगटन में तय क्या हुआ है। क्या ईरान पर हमला तय हुआ है? क्या ग्रेटर इजराइल तय हुआ है? क्या तय भाई क्या हुआ है? कतर से भी कोई बात सामने नहीं आ रही, कतर का डेलीगेशन भी वहां पर गया, तो एक अचानक खामोशी सी छा गई है। हो सकता है आज रात तक कोई बात सामने आ जाए, लेकिन अभी तक बस खामोशी है, कुछ कह नहीं सकते कि भाई क्या वहां पर डिस्कस हुआ है, क्या चीजें तय हुई हैं, मामलात की तरफ जा रहे हैं। अलबत्ता हैरड्स जो है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि नेतन्याहू किसी डील का कोई इरादा नहीं रखता। द इजरायली गवर्नमेंट डज नॉट वांट एनी डील एट ऑल, हैरड्स। और नेतन्याहू डज नॉट वांट टू एंड द वॉर इन गाजा,
and does not want to return the captives and is only trying to gain more political time. बस वो ज्यादा से ज्यादा टाइम गेन करने की कोशिश कर रहा है। एक बात ये भी ध्यान में रखें कि इस मंथ के एंड तक जो है वो जो इनकी पार्लियामेंट है वो रिसेस के ऊपर चली जाएगी। तो इसका एक गोल ये भी है कि ये महीना गुजारा जाए, फिर इसकी गवर्नमेंट जल्दी कोलैप्स नहीं हो सकती। गाजा सीज फायर टॉक्स स्टॉल, बस रुक गई हैं, बस दरमियान में कहीं जो है ना, एज इजराइल रेफ्यूजेस टू विड्रॉ फ्रॉम गाजा। तो ये एक सूरत हाल है और तो ये एक सूरत हाल है कि जिसमें अभी फिलहाल खामोशी है और कोई हतमी बात नहीं है कि क्या हो रहा है। फ्रांस की स्टेटमेंट जारी हुई है और वी रिट्रीट आवर firm rejection of any forced displacement of Gaza residents which constitute a serious violation of the international law। तो कह रहे हैं जी हम किसी डिस्प्लेसमेंट की हिमायत नहीं करते। और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और डिफरेंट फॉरेन मिशन जो हैं उनके साथ मुलाकात हुई है। फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगची मीट्स विद एम्बेसडर्स एंड हेड्स ऑफ द फॉरेन मिशंस एंड उन्होंने कहा कि जो IAEA है अनफॉर्चुनेटली डिड नॉट कंडेम द अमेरिकन एग्रेशन ऑन ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज। तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर एम्बेसडर्स के साथ गैर मुल्की मिशंस के साथ जब वो वफूद के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। अच्छा, आसियान के जो ममालिक हैं यानी साउथ एशिया, पाकिस्तान और ये सारे ममालिक, और उसके आगे है साउथ ईस्ट एशिया जिसमें वियतनाम है, मलेशिया है, सिंगापुर है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया, ये सारे 10 ममालिक ये बनते हैं। इनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत है और ये बड़े जबरदस्त मुल्क हैं। थाईलैंड इसके अंदर आता है और मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सब का जो फोकस है वो कोएग्जिस्टेंस है, अच्छी सोच है, पॉजिटिव पॉलिसी है और इकोनॉमी के ऊपर ये ममालिक जो वो फोकस करना चाहते हैं। ये इतना मिलिटराइजेशन के ऊपर भी फोकस नहीं करते कि हमने असलहा लेना है, हमने जंगी हथियार लेने हैं, ये इसके ऊपर भी इतना फोकस नहीं करते। ये ज्यादातर जो है वो टूरिज्म, आप देखें मलेशिया में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, फिर फैक्ट्रीज लगी हुई हैं वियतनाम के अंदर। तो इनका फोकस इकोनॉमी है और ये किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते कि ये चाइना के कैंप में जाएं या अमेरिका के कैंप में जाएं। ये बस अपने काम से काम रखना चाहते हैं और सबके साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं, किसी के हक में नहीं जाना चाहते, किसी के खिलाफ नहीं जाना चाहते, इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। और अगर आप देखें तो इन मुल्कों ने तरक्की भी बहुत की है। आप वियतनाम देखें, आप मलेशिया देखें, आप इंडोनेशिया देखें, आप सिंगापुर देखें, कितने ये जबरदस्त कंट्रीज और कितना जबरदस्त इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये किसी का हिस्सा नहीं बनना चाहते। लेकिन दुनिया चूंकि बदल रही है और जो ग्लोबल ताकतें हैं और उसमें सबसे बढ़कर अमेरिका जो है, अब वो अपने मफादात के लिए आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस का नारा जो है वो लगा चुका है। तो वो तमाम रीजन्स के ऊपर और एक एक कंट्री के ऊपर अप्लाई होगा। यानी अब ये मुल्क चाहे ना चाहे इनको कुछ करना है। एक तो इनके ऊपर लग गए हैं टैरिफ, दूसरा सर्जेई लेवरोव ने अभी कहा है कि नेटो आसियान के अंदर आ रहा है। आसियान नहीं नेटो को लेकर आ रहे हैं, नेटो आसियान में आ रहा है। और जब नेटो या अमेरिका या वेस्टर्न ताकतें इस तरह से किसी में पेनिट्रेट करती हैं तो वो कैसे करती हैं? क्योस फैलाएंगी और मामलात बहुत खराब होंगे। बड़ी ये अफसोसनाक बात है आसियान के हवाले से। नेटो जो है इट्स एफर्ट्स टू पेनिट्रेट द रीजन, इस्टेब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योर अ फुटहोल्ड। वहां पर नेटो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, अपना फुटहोल्ड जो है वो वहां पर कायम करेगा। पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक फ्रंट टू कंटेन चाइना। नेटो ये किस लिए कर रहा है? ताकि चाइना को यहां पर कंटेन किया जा सके। कंटेनमेंट की जो पॉलिसी है पिछली सेंचुरी में जिस तरह से सोवियत यूनियन के खिलाफ इस्तेमाल हुई और अल्टीमेटली वो कोलैप्स कर गया, तो यही पॉलिसी ये चाइना के खिलाफ कंटेनमेंट की कि उसको तमाम जगहों पर कंटेन किया जाता है, उसके जो शिपिंग वेज है उनको कंट्रोल किया जाता है, उनके बॉर्डर जो तमाम कंट्रीज हैं वहां पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, वहां पर इन्फ्लुएंस हासिल किया जाता है, तो हर हवाले से उसको कंटेन किया जाता है। तो ये सर्जेई लेवरोव बात कर रहे हैं कि नेटो आसियान में आ रहा है और मकसद जो है वो चाइना है। तो इसलिए अब आप देखेंगे कि चाइना कितनी तेजी के साथ, चाइना जैसा मुल्क कह रहा है कि हम जंगी हथियार देंगे, तो बिला वजह नहीं कह रहा, जंग छिड़ चुकी है। जंग नजर नहीं आ रही कि देखें ये जो बड़ी ताकतें बराह रास्त इतनी आसानी से तो नहीं लड़ेंगी, वो तो वर्ल्ड वॉर होगा जब ये लड़ेंगी। तो ये जंग बहरहाल छिड़ चुकी है, तबले जंग बच चुका है। और रशिया एंड नॉर्थ कोरिया एग्री ऑन द नीड टू एस्टैब्लिश रिलायबल मैकेनिज्म टू इंश्योर यूनिफाइड सिक्योरिटी इन एशिया एंड पैसिफिक। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेवरोव ये कह रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया और रशिया एग्री हो गए हैं कि वो एशिया और पैसिफिक के अंदर सिक्योरिटी मेंटेन करेंगे। तो ये नेटो के साथ, मतलब नेटो एशिया पैसिफिक में आ रहा है
और रशिया वार्न कर रहा है और साथ नॉर्थ कोरिया कि हम मुकाबला करेंगे यहां पर, तो तबले जंग जो है वो बच चुका है। द इकोनॉमिक टाइम्स, नेटो कैन नॉट डिक्टेट अस, और फॉरेन मिनिस्टर issued a strong message against NATO push to expand military influence in Asia and Pacific। NATO एशिया में तो नहीं है, एशिया का एक ही कंट्री उसका मेंबर है और वो टर्की है, और उसको चले आप एक्सेप्शनल केस कहें तो नेटो तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोप और अमेरिका और कनाडा। तो एशिया में पहली बार नेटो आ रहा है। जॉर्डन में उसका मंसूबा था, वो पता नहीं चल रहा है या नहीं, वहां पर ऑफिस खोलने का। दरमियान में यह भी बात चली थी कि जापान के अंदर नेटो का ऑफिस खुलेगा। अब वो आसियान के अंदर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और कन्फ्रंट करेंगे। और वी वॉर्न अगेंस्ट द मिस यूज बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ कोरिया एंड जापान ऑफ देयर अलायंस अगेंस्ट रशिया एंड नॉर्थ कोरिया। अब पिछली वीडियो में हमने आपके सामने फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट रखी कि अमेरिका इन मुल्कों से प्लेज मांग रहा है कि हमें बताओ कि तुम जाओगे जंग में या नहीं जाओगे। तो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका अलायंस बना सकते हैं अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया एंड रशिया। देखिए, कोई मीडिया एनालिसिस तो रख नहीं रहे हैं, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर बात कर रहे हैं। आसियान में, क्योंकि मिडिल ईस्ट में तो जंग छिड़ी है, अफ्रीका में छिड़ी है, और साउथ एशिया जो है वहां पर भी एक जंग पनप ही रही है। तो साउथ एशिया के वेस्ट में, यानी वेस्ट एशिया में जंग, जिसको आप मिडिल ईस्ट भी कहते हैं, इधर साउथ ईस्ट एशिया में भी जंग, और ईस्ट एशिया में भी जंग, और अफ्रीका में भी जंग। तो ये आलमी जंग का मैदान नहीं है तो और क्या है, ठीक है। और कोई और बंदा बात करे तो फिर आप कह सकते हैं कि यार ये ऐसी बात है, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं। और दूसरी बात देखिए, ट्रंप साहब ने 30% टैरिफ अनाउंस कर दिए, एडिशनल 30% यूरोपीय यूनियन के ऊपर और मैक्सिको के ऊपर। और ये जो तमाम टैरिफ हैं ये लागू होंगे 1 अगस्त से, यानी कनाडा या जिसके ऊपर टैरिफ लग रहे हैं तो वो 1 अगस्त से लागू होंगे। अब इसमें क्या मसलहत है कि अगर लागू करने तो वो आज से क्यों लागू नहीं हो रहे, 1 अगस्त से क्यों होंगे? तो उसमें यह है कि ये दरअसल अमेरिका उनसे सरेंडर मांग रहा है, टाइम दे रहा है उनको कि तमाम ममालिक आए और अमेरिका जो मर्जी की डील चाहता है वो मिले। और उस डील में क्या है, उसका एक सैंपल जो है वो बर्तानिया के साथ हुआ है, जिसमें चाइना के खिलाफ इकदाम होंगे, चाइना के साथ ट्रेड नहीं होगी, चाइना को अपनी मार्केट से निकाला जाएगा। तो ये यानी वो इकोनॉमिक जो टूल है उसको एज अ वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे सैंक्शंस को वो करते हैं। तो अब यानी ट्रंप ने, उसकी कैलकुलेशन ये है कि टैरिफ जो है वो तमाम कंट्रीज को अनकंडीशनल सरेंडर की तरफ ले आएंगे, सब ममालिक आएंगे और डील करनी पड़ेगी। अगर ये ममालिक अमेरिका की तरफ ना आए और इन्होंने कहा कि ठीक है अगर टैरिफ लगते हैं तो लग जाएं और हम अपने फैसले करेंगे, तो ये बहरहाल अमेरिका की फिर तारीख की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। इसलिए अमेरिकन इकोनॉमिस्ट वार्न कर रहे हैं कि ये गैम्बल है जो ट्रंप खेल रहा है और ये कोई पॉलिसी नहीं है, कोई वाइज पॉलिसी नहीं है। यूरोपीय यूनियन ने देख लिया है कि अमेरिका के ऊपर कितना ट्रस्ट किया जा सकता है, तो वो ऐसे माहौल में अमेरिका के साथ जाकर डील करेंगे या आसियान के ममालिक चाइना के खिलाफ जाकर डील करेंगे? तो ट्रंप की कैलकुलेशन तो है कि वो करेंगे, ठीक है ना। तो अमेरिका के इत्तेहादी इसलिए मुश्किल के अंदर आ गए हैं कि एक तरफ टैरिफ है या अमेरिका का सरेंडर है, और तीसरी तरफ उनसे यह भी कहा जा रहा है कि वो चीन के खिलाफ लड़ेंगे, ठीक है ना, वो चीन के खिलाफ लड़ेंगे। तो इसलिए ट्रंप साहब ने बड़ी कामयाबी के साथ दुनिया में क्योस पैदा कर दिया, बड़े बुरहान पैदा कर दिया, और वो गजा का सीज़फायर अभी पता नहीं है, और लेबनान जो है वो उसको एक नई धमकियां जो है वो लगाई जा रही हैं। तो बहरहाल ये इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज रगा करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।